खुश आमदीद। इलेक्शंस 2024 के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार बहुत ही मुतनाज़ तरीन हैसियत अख्तियार कर चुका था। इलेक्शंस होने से पहले ही हमारे बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान के, वो जनाब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लाडला प्लस बन चुके हैं इस वक्त, और इलेक्शंस जो होंगे वो बड़े ही मैनेज्ड हो चुके हैं, प्री पोल रिगिंग भी की जा चुकी है, और इलेक्शंस वाले दिन में भी 2018 की तरह बहुत ही ज़्यादा किस्म की कोई रिगिंग की जाएगी, और जिस तरह से इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया गया था उसी तर्ज पर नवाज शरीफ साहब को भी सिलेक्ट किया जाएगा और वो आने वाले पाकिस्तान के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बनेंगे। ये तासुर देने के पीछे बहुत सारे सहाफ़ियों ने किरदार अदा किया है, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त हामिद मीर साहब का नाम भी आता है। महर बुखारी साहिबा भी, अगर उनका ट्विटर हैंडल देखा जाए, तो वो एक पीटीआई के सहाफ़ी की हैसियत से ही बात कर रही होती हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि पीटीआई के स्पोक्स पर्सन की वो हैसियत अख्तियार कर चुकी हैं और एक तर्जुमान की हैसियत से वो बातें कर रही होती हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बात कोई ज़्यादा गलत नहीं होगी। जो हामिद मीर साहब हैं, इनको असल में मसला कहाँ से शुरू हुआ था? पहले तो इनको प्रॉब्लम वहाँ से हो गई कि जब जो पीडीएम की हुकूमत थी, उन्होंने भी एक बिल लाया था कि जिसके मुताबिक ये था कि आप किसी भी रिपोर्टर की 3 महीने से ऊपर की तनख्वाह अगर रखेंगे तो वो आपके खिलाफ फिर केस भी कर सकता है, और उस केस के बदले में फिर ये होगा कि आपको हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जाएगी अगर आपने अपने जो आपके रिपोर्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें फंसा के रखी हों। तो क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है कि एक ऐसा भी रिपोर्टर था कि जिस बेचारे के घर में शादी थी और उसको उसकी तनख्वाहें नहीं दी गई और उसने खुदकुशी कर ली थी गालिबन। तो इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि बैनुल अक़वामी मीडिया की ज़ीनत तो बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको दिखाता नहीं, क्योंकि उसमें इनकी अपनी ही इंसल्ट हो रही होती है, इनकी अपनी जो है वो सुबकी होती है, उसमें ये महसूस करते हैं कि इनका कारोबार ठप होगा, लोग इन पे तनकीद करेंगे, इनकी रेटिंग्स कम हो जाएँगी। तो ये तमाम मामलात होते हैं, उस वजह से ये तो खैर ऐसी खबरों को इतना रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया तो करता है, तो वहाँ पर हम भी पढ़ते रहते हैं। वहाँ से भी हामिद मीर साहब को मसला शुरू हुआ था। फिर जो मलिक रियाज साहब थे, आपको पता होगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले उनसे मुलाकात हुई थी जी नवाज शरीफ साहब की दुबई के अंदर, और नवाज शरीफ साहब ने उनको कोई ख़ास रिस्पॉन्स किया नहीं था। मैंने भी उस मुलाकात को वैसे रिपोर्ट किया था, उस पे तज़िया भी पेश किया था, और वही बातें हुई थी कि नवाज शरीफ साहब ने किसी किस्म की कोई पॉजिटिव चेंज, कोई किसी किस्म का कोई इशारा कि ठीक है जी संभाल लेंगे, बच-बचा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नवाज शरीफ साहब ने मलिक रियाज साहब को नहीं कहा था, क्योंकि मलिक रियाज साहब ने वैसे भी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जनाब किसी गरीब की इन्होंने कोई इंच भी जगह नहीं छोड़ी। कब्जा माफिया ये बंदा, और इस कदर इस बंदे की मीडिया के अंदर जान पहचान है या इसका असर रसूख पाया जाता है कि कोई बंदा मलिक रियाज का नाम तक नहीं लेता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर। बहुत कोई कह देगा, कोई बिजनेस टाइकून कह देगा, इससे ज्यादा कोई भी हिम्मत नहीं करता कि मलिक रियाज का नाम तक ले। और इसमें चैनल्स की पॉलिसी है, क्योंकि वही जर्नलिस्ट जब अपने यूट्यूब चैनल पर बैठा होगा तो वो मलिक रियाज का नाम लेगा, और जब वो टीवी चैनल पर बैठा होगा तो वो नहीं ले सकता। तो यहाँ से ये बात वाज़ह हो जाती है कि ये जो भी इस तरह की कोई भी अगर पॉलिसी है तो वो चैनल्स की है, चैनल मालिकान की है, जो कि एंकर पर्सन हैं या जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, वो फिर भी कुछ न कुछ ऐसे ज़रूर पाए जाते हैं कि जो इन चीज़ों पर बोलना चाहते हैं। लेकिन है जी, क्योंकि मलिक रियाज साहब का 190 मिलियन पाउंड भी जो है वो फँस चुका था, और उसमें किरदार चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का काफ़ी ज़्यादा आता है कि इन्होंने जनाब वो उस रकम का पीछा करना शुरू कर दिया था। उसकी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है मलिक रियाज साहब को। उसके अलावा जो बहरिया के बिज़नेस पाकिस्तान में चल रहे थे, वो भी तकरीबन ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो हीरे की अंगूठी और वो तमाम जो बातें थी, वो भी किसी से ढकी-छुपी नहीं है। बाकी आसिफ अली ज़रदारी साहब से इन्होंने सिंध में भी ज़मीनों में काफ़ी उनके साथ मिलकर हेरा-फेरी की हुई है, वो तमाम मामलात भी चल रहे हैं। और मलिक रियाज साहब खुद अपने इंटरव्यूज़ में भी कहते रहे जी कि मेरी फाइलों को टायर लगा देता हूँ मैं। तो वो फिर क्या मतलब था वैसी चीज़ों का? तो ये वैसे भी बहुत बदनाम पाए जाते हैं इस हवाले से कि ये सहाफ़ियों को काफ़ी खिलाते हैं और उस तरह की बातें। मलिक रियाज साहब के मुतल्लिक़ काफ़ी अरसे से मशहूर है। और भी बहुत सारे इदारों में भी इनके लोग होंगे। बड़ा एक पुराना जुमला है कि पैसा फेंक तमाशा देख, तो वो बात है। मलिक साहब पैसा फेंकते और फिर तमाशा देखने लग जाते हैं। तो इस बार हुआ कुछ यूँ कि ये जितने भी सहाफ़ी थे, इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया, एक ऐसी फ़िज़ा बनाई गई कि नवाज़ शरीफ जनाब लाडला प्लस है और फ़ौज इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने लगी है, और पीटीआई के साथ बड़ी कोई ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जो मलिक रियाज़ साहब या इनका जितना भी गिरोह है उसमें हामिद मीर साहब भी सर-ए-फ़हरिस्त हैं। वो मलिक रियाज़ से उनके बहुत पुराने और देरीना ताल्लुकात है।
تو جو انہوں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا تھا جی کہ آپ نے ان الیکشن کو اتنا متنازع کر دینا ہے، اتنا متنازع بنا دینا ہے کہ جو حکومت بننے والی ہے وہ نہ بنے، اور زیادہ سے زیادہ ایسا ہو جائے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل ملا کر حکومت بنا لیں تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، کیونکہ شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملک ریاض صاحب کے کافی بہترین قسم کے تعلقات ہیں. تعلقات کی خرابی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اور موجودہ چیف کے ساتھ ہیں ان کی. تو یہ تمام معاملہ تھا جی اس وجہ سے، اور یہ کافی کامیاب بھی ہوئے اس تمام تر صورتحال میں. افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کا رونا ہی یہی رہا ہے کہ یہاں پر جناب ثقافت نہیں ہوتی. تو ہے جی ہماری ثقافت کا یہی رونا روتے ہیں ہم شروع سے. ہمارے صحافی حضرات کو یہ شکوے گلے تو ہوتے ہیں کہ اس ملک میں ان کے اوپر سینسرشپ لائی جاتی ہے. تو ہمارے صحافیوں کو گلے تو کافی ہوتے ہیں کہ جی یہاں پر بہت سارے مقدس گاہیں ہیں اس ملک میں کہ جن پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. ہم کسی جج پہ تنقید کرتے تو ہم پھڑے جاتے ہیں جناب، کسی پولیٹیشین پہ کر دیں تو ہماری تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، کسی فوجی پہ کر دیں تو ہمیں چینل سے نکال دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے شکوے گلے صحافیوں کے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی جگہ پر صحیح بھی ہیں، ایسا ہوتا بھی ہے. تو وہی حال ہے کہ صحافیوں کا خود بھی وہی حال ہے کہ جناب یہ اپنے خلاف بھی کوئی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صحافت پہ تنقید کرنا پاکستان میں بہت ہی غلط سی چیز سمجھی جاتی ہے، بلکہ خود صحافی آج کل مقدس گائے بن کے بیٹھے ہوئے جی، بڑے بڑے اینکر پرسن. ان پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو اس کے پھر سرکمسٹینسز ہوں گے جو کہ آپ کو جیلنے پڑ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ دعائیں کی جا سکتی ہے جی کہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو پیمرا ہے یا اس ملک میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ ان چیزوں پر نظر رکھیں کہ یہ جھوٹی رپورٹنگ کرنا، اور جب عام لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ کہاں سے پیسہ لایا گیا ہے اور کس طرح سے جناب کس حکومت کو بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کن افراد کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میڈیا کا اس میں کس طرح سے کیا رول آ رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کے بعد میرے خیال سے تو یا تو پھر ہمارے صحافیوں کو چاہیے کہ یہ صحافت چھوڑ دیں اور جناب سیدھے سیدھے جا کے کسی شخصیت کے، کسی جماعت کے ترجمان بن کے بیٹھ جائیں. یقین کریں ان سے تو بہتر وہ فرحان ورک ہے کہ وہ جناب خبر تو وہ صاحب بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ وہ آئی پی پی کے ترجمان ہیں اور وہ واضح طور پر ان کی طرح چھپ چھپا کے کسی دوسرے تیسرے کی ترجمانی نہیں فرما رہے ہوتے. جو بھی ہے جیسا بھی ہے جس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سیاسی طور پر سر عام کرتے ہیں. تو وہی بات ہے جی کہ ان کو بھی پھر ویسا کچھ کرنا چاہیے میرے خیال سے. تو بہرحال جی دعا کرنی چاہیے پاکستان کے تمام ادارے صحیح اور ہماری صحافت بھی صحیح ہو جائے. اور اگر نہیں ہوگی تو ملک پہلے کون سا پیرس بنا ہوا ہے، پہلے بھی افغانستان بننے کی دوڑ میں ہم بہت ہی زبردست طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں باقی تمام ترقی پذیر ملکوں سے. تو ہم ایڈوانس ہی رہیں گے اگر یہی حالات ہمارے رہے. تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.